उत्तराखंड उसके लिए एक ओपनिंग डोर, एक वो दरवाजा बन गया है जहां से यूसीसी का रास्ता पूरे देश के लिए खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये पूरे देश में लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदिवासियों को अगर आप छोड़ देते हैं, अभी उत्तराखंड में भी आदिवासियों को आपने छोड़ दिया, राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासियों को छोड़ देंगे, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह जाएगा? फिर तो यही होगा ना कि आपने टारगेट किया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। तो झूठ फैलाते हैं, नहीं चलेगा। आपको देश के कानून संविधान के तहत रहना पड़ेगा और प्रोग्रेसिव स्टेट भारत को बनाना है, एक प्रगतिशील समाज, एक प्रगतिशील जो है देश हमको निर्माण करना है। तो उसमें ये कानून बहुत आवश्यक था, इसमें विलंब हुआ है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आप मस्जिद मत जाइए, आप मंदिर मत जाइए या फलाना कीजिए। तो मुझे लगता है देर सवेर लागू होगा और बीजेपी अगर ये कर रही है तो एक अच्छा काम है। हमको बात कुरीतियों की करनी चाहिए, इसको मजहब से जोड़ने की बजाय। समाज सुधार की कोई भी प्रक्रिया जो मनुष्य के विकास के और अग्रसर होती है, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इसी तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यूसीसी का फैसला। विधानसभा में प्रस्ताव आता है, वो प्रस्ताव पास हो जाता है। मुख्यमंत्री धामी उसे इतिहास बताते हैं, एक ऐतिहासिक घटना बताते हैं, उसके असर भी देखे जाते हैं। और अब सुगबुगाहट शुरू हो गई कि जिस मॉडल की, जिस यूसीसी की, जिस कानून की बात देश में हो रही थी, क्या उत्तराखंड उसके लिए एक ओपनिंग डोर, एक वो दरवाजा बन गया है जहां से यूसीसी का रास्ता पूरे देश के लिए खुलेगा। राजस्थान के विधायक, राजस्थान के नेता इस पर खूब बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी मांग हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि इस तरीके के ड्राफ्ट को स्टडी किया जाए और देखा जाए कि वहां पे भी होगा। तो क्या उत्तराखंड के जरिए अब देश में एक समान कानून सभी के लिए, यूसीसी जैसी प्रक्रिया और शुरू होगी और तेज होगी, और इसका 2024 लोकसभा चुनाव पर इन चर्चाओं का कोई असर होगा नहीं होगा? आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिना किसी देर के इस पूरी चर्चा को शुरू करें। और समीर जी, मैं आपसे ही पूछता हूं, उत्तराखंड पर हुआ, कई सारे भाजपा शासित राज्य हैं जहां भाजपा बहुत आराम से बहुमत पे है। क्या इस तरीके के कानून लाने की तैयारी उन राज्यों में भी है? निश्चित से देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कोर इश्यूज़ के अंदर रहा है। आर्टिकल 370 रहा, राम मंदिर का आंदोलन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 370 का निपटारा कर दिया है केंद्र सरकार ने, राम मंदिर बन चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही कि सत्ता में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। उत्तराखंड में तो चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर सत्ता में आएंगे तो लेंगे, उनके मुख्य इसमें रहा था। गोवा में पहले से ही लागू है, लेकिन वो आज़ादी के पहले से लागू है। मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी ने एक टेस्ट के रूप में उत्तराखंड को चुना था। छोटा राज्य है, वहाँ पर पहले से चर्चा भी हो रही थी लागू करने की। रंजना देसाई ने जिस हिसाब से बनाया कि काफ़ी तारीफ हो रही है कि बहुत अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई है वहाँ पर कमेटी ने। कमेटी की कई बैठकें हुई है, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों से उन्होंने इसमें चर्चा की है, उनके ओपिनियन लिया था इसके बाद। तो मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में अगर लागू करके भारतीय जनता पार्टी अब इसे पूरे देश में लागू करने की भूमिका तैयार करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं, 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो मुझे लग रहा है कि कई ऐसे दूसरे भी रहेंगे, जैसे एनआरसी है, सीए है, जिसको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, हमेशा कह चुके हैं कि हम उसको लागेंगे। उसको लाने से कोई रोक नहीं सकता। ममता बनर्जी उसका खुल के विरोध कर रही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये लागू नहीं हो सकता बंगाल के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि 2024 के लिए ये इशू भारतीय जनता पार्टी ने रखे हुए हैं। उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया गया है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है 2024 के बाद राजस्थान की सरकार भी इस पर कर रही है। कल ही भजन लाल का बयान आया हुआ है कि हम इसकी स्टडी करेंगे और राजस्थान में इसे कैसे लागू कर सकते हैं इसके ऊपर वर्क करेंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जितनी राज्य सरकारें हैं इसकी जरूर स्टडी करेगी और उसकी शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार भी मुझे लगता है इसमें सहयोग करेगा और केंद्र सरकार खुद इस मामले को लेकर 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो 3 जो बड़े मामले हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार कह रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इसे लागू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि 2024 में बड़े फैसले लेने जाने वाले हैं वो। तो मुझे लगता है उसमें ये भी फैसले होंगे कि इसके वो आगे बढ़ेंगे। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये पूरे देश में लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवधेश जी, कई जो विरोधी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड और ये अलग अलग विधानसभाओं से क्यों इतनी ताकत है, इतने सारे सांसद हैं, लोकसभा में ले आते, राज्यसभा में ले आते और जैसे तमाम बिल पेश किए वो कर लेते। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं मतलब आप खुद भरोसा नहीं है, अगर आप विधानसभा के जरिए कर रहे हैं, तमाम विपक्षी ये आधार बना रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद 2016 में लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ क्वेश्चनायर दे के देश भर से उस पर सुझाव मांगे थे और वो सुझाव आए। 2018 में दोबारा भी उस पर मांगेंगे, दोबारा भी आए हैं। और मई 2022 में
गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि अब अगली बारी कॉमन सिविल कोड के है करीब 70,000 से ज़्यादा हमारे पास सुझाव आ गए हैं जिस पर स्टडी हो रहा है। पिछले साल अंतिम बार यूनिफॉर्म लॉ कमीशन ने फिर वो आपको याद है आपको जारी किया था सितंबर में, और उस पर भी काफ़ी सुझाव आए हैं। तो ये केंद्र की भी तैयारी है, न होने का कोई प्रश्न नहीं है। बल्कि मुझे जो स्थिति की शायद पिछले सदन में ला भी सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार कि और इस पर विचार किया जाए, जो कुछ सुझाव है कुछ और आ जाए किया है, तो वो सुझाव आ गए होंगे। लॉ कमीशन निश्चित रूप से उस पर काम कर रहा होगा, तो इसलिए केंद्र में नहीं आएगा ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि केंद्र इस पर आगे बढ़ चुका है। गृह मंत्री का उस पर बयान आ चुका है बाजाप्ता, और सरकार ने अपने पिछले समय ही उस पर नए सुझाव के लिए फिर से जारी कर दिया था, जिसमें टाइम लिमिट थी। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो 2022 में उनका चुनाव था, चुनावी घोषणा पत्र में दिया था कि हम आने के बाद कॉमन सिविल कोड लाएंगे। चुनाव परिणाम आते ही मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की, जिसने पहले तो देहरादून में बैठकर सुझाव लिया, फिर जिले जिले गए हैं, फिर 75 सभाएं की हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा तो ऐसे ही सुझाव आ गए थे। दुनिया भर में जो कॉमन सिविल कोड है उनका स्टडी किया और फिर एक प्रारूप लाया है। इसका महत्व केवल इतना हुआ कि अभी तक भारत जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी या दूसरे संगठन जो कुछ भी मांग कर रहे हैं कि देश में एक, पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम था, अब यूनिफॉर्म नहीं, अब कॉमन सिविल कोड हो गया कि होगा, उसका कोई प्रारूप हमारे सामने नहीं था अभी तक। अलग अलग प्रकार की उसमें भ्रांतियां थी कि सभी धर्मों के लिए एक प्रकार की व्यवस्था ये कर देंगे, शादियों में एक रूपता हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी तो फासिस्टवाद का नियम है, इसमें रिलीजन कहाँ से, रिलीजन को कैसे करेंगे, कल्चर को कहाँ से आप कल्चर को कैसे एक रूप करेंगे, ये सारे प्रश्न उभर रहे थे। तो यहाँ उत्तराखंड में आने से ये है कि इन सारे प्रश्नों का जवाब हुआ है। एक आपके पास उसकी रूपरेखा आ गई है ड्राफ्ट, जिसके अनुभव के आधार पर कोई भी कानून जो बनता है वो संपूर्ण नहीं होता है, उसमें कुछ संशोधन होते हैं, कुछ जोड़ने पड़ते हैं। तो उसके अनुभव के आधार पर आने वाले समय में देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है, आपको असम सरकार ने बोला ही है कि हम भी लाने जा रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश धीरे धीरे लाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अगली बार जब नरेंद्र मोदी की सरकार जो लौटेगी, जो कि निश्चित ही है, तो वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। अब यह है कि देखिए, ये इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद जो विरोधियों का दुष्प्रचार था वो धाराशायी हो गया है। विरोधियों का दुष्प्रचार ये था कि भैया ये तो एंटी मुस्लिम होगा, ये जब भी आएगा तो एंटी मुस्लिम होगा, ये एंटी क्रिश्चियन होगा, ये हिंदुत्व के विचार को सब पर आरोपित करेंगे, ये भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संभव ही नहीं है। कोई ये समझने के लिए तैयार नहीं था कि अगर लोग मांग कर रहे हैं तो विविधताओं का ध्यान रख के ही सोच रहे होंगे। जब हमारे संविधान में बहस हुई थी, थोड़े कहा गया था कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो विविधता है, उसको हम खत्म कर देंगे और सबको एक रूप कर देंगे, ये भी नहीं था। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में लागू किया तब भी नहीं था। लेकिन हमारे देश में एक वेस्टर्न सोच रही है, यूरोप से आई थी, बाकी जगह से आई थी, जो भारत को भारत की दृष्टि से देखते ही नहीं थे। ठीक है, यहां बात यह था कि एक सिविल लॉ की मूल बात होती है। तो सिविल लॉ की दृष्टि से क्या पुरुषों, अब इसमें क्या हुआ है भाई, अगर तलाक का अधिकार पुरुषों को है तो महिलाओं का है, संपत्ति का अधिकार पुरुषों को है तो महिलाओं का ही है, दूसरी शादी जो है पति है या पत्नी है रहते आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बंधन है। महिलाएं अगर दूसरी शादी कहे तो उनमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी महिलाओं। और अगर आपने मतलब अगर आप तलाक देते भी हैं तो आपको गुजारा भत्ता देना होगा। किसी के गोद लेने का कानून एक समान हो गया है, इसमें तो कोई धर्म है नहीं। जो विविधताओं में था कि भाई हमारे देश में जो जनजाति समुदाय हैं, जनजातियों को जो विशेष हमारे संविधान ने वचन दिया हुआ है देश ने, उसको तो टच नहीं करेंगे। किसी भी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कर्मकांड को, उसकी जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, अगर वो रूढ़ियां मान्य है समाज में और वो रूढ़ियां, तो उसको टच नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि रूढ़ियों के नाम पर अगर कोई गैर सामाजिक काम हो रहा है, जो उनके ही संस्कृति में मान्यता नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसमें चीजें इसमें आई है, बदली है, तो एक प्रारूप हमारे सामने आ गया है। और मैं ये मानता हूं कि भारत के लिए अगर आजादी, राजनीतिक आजादी
1947 में हुई थी। आर्थिक आज़ादी की दृष्टि से हम 1991 में बढ़ना शुरू हुए, और जैसे एक बड़ी आज़ादी जो रक्षा की आज़ादी हमारी थी वो न्यूक्लियर एक्सपोजर और बांग्लादेश के में प्रदेश के साथ हुआ, और एक आज़ादी हमारी वो भी हुई जब हमने शिव शक्ति नाम दिया उठ के। लेकिन सामाजिक आज़ादी की शुरुआत, सांस्कृतिक बेहतर आज़ादी की, स्वतंत्रता की शुरुआत उत्तराखंड से शुरू हुई है। ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत में भारत में एक राष्ट्र का जो भाव रहा है, उस एक राष्ट्र के भाव को पैदा करने के लिए थोड़ी कड़ाई भी बरतनी हो। कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि नहीं हम कई शादी करें, हमको इसकी छूट हो, हम अपने मनमाने ढंग से तलाक दें, हमारे समाज में महिलाओं को अधिकार रहे न रहे, बालों का शोषण हो, तो वो समाज में नहीं चल सकता है। आप किसी मजहब का नाम लगे, क्योंकि आपका भी मजहब ऐसा नहीं कहता है। दुनिया के अनेक देश हैं इस्लाम के जो ये सब नहीं मानते हैं, तो उसके नाम पर जो झूठ फैलाते हैं नहीं चलेगा। आपको देश के कानून संविधान के तहत रहना पड़ेगा, और प्रोग्रेसिव स्टेट भारत को बनाना है, एक प्रगतिशील समाज, एक प्रगतिशील जो है देश हमको निर्माण करना है। तो उसमें ये कानून बहुत आवश्यक था, इसमें विलंब हुआ है। ठीक है, आप बोल रहे हैं विलंब हुआ है। विनोद सर, मैं आ जाता हूँ। और हालांकि अवधेश जी का कहना है कि वो जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे का जो कारण है वो कारण उन्होंने अपने तरीके से गिनाए, लेकिन अभी भी मैं वापस उन सवालों पर लौटूंगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अगर जनजातियों को एग्जम्पशंस मिल सकते हैं ये कहकर कि उनके ऐसे नियम हैं या उनके समाज वो नियम व्याप्त हैं, तो फिर बाकी जो धार्मिक नियम हैं जो अन्य धर्मों पर लागू होते हैं वो क्यों नहीं? बहुत ज़्यादा हिंदू नियमों पर, और जो ये पूरी बहस आती है दूसरे पक्ष से कि भाई हिंदू समाज के नियमों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो ज़्यादा असर पड़ा वो सामाजिक नियमों पर या धार्मिक नियमों पर ज़रूर पड़ा है दूसरे धर्म के। नहीं, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंघ के एजेंडे में तो शुरू से था, और ये रिएक्शन में था। जब हिंदू सिविल कोड लाया गया, हिंदू कोड बिल नेहरू जी लाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको 2 बार रिजेक्ट किया, तीसरी बार पास किया। उस वक्त बड़ा विरोध किया था उसका, हिंदू महासभा ने किया, आरएसएस ने किया, जनसंघ ने किया। उस समय जो तत्कालीन दक्षिणपंथी विचारधारा ने बहुत विरोध किया था उसका, पुतले तक जले थे नेहरू के। उसके बाद रिएक्शन में ही कि भाई समान नागरिक संहिता का मुद्दा आया ताकि मुस्लिम्स को भी शामिल किया जाए इसमें। शुरुआत वहाँ से हुई। टारगेट उस वक्त मुसलमान ही थे, ये सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है। लेकिन चूंकि संविधान में भी ये नीति निर्देशक तत्वों में इसको छोड़ दिया गया कि भाई इसको सरकार अपने समय पर लागू करेगी, और निश्चित रूप से किसी भी देश में अगर एक प्रोग्रेसिव कानून बने तो उसमें किसी को इतराज़ नहीं है, खासकर जेंडर जस्टिस की दृष्टि से। एक लैंगिक न्याय जो है और महिलाओं की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से ये मामला चलता रहा, चूँकि इसको लेकर राजनीति होती रही। जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, लेकिन उस कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम विरोध भी शामिल था। और जो दूसरी पार्टियां थी, कांग्रेस और दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि वो दूसरे एक्सट्रीम पे चली जाती थी, तो वो जो है वो उसको इस नाते विरोध करती थी कि ये एंटी मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसको शामिल करती रही जनसंघ के ज़माने से, लेकिन उसको समर्थन नहीं मिला कभी इसका। अगर इतना बड़ा ये मुद्दा उस वक्त होता तो तभी बहुमत मिल जाना चाहिए था इसके नाम पर, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि हर बार घोषणा पत्र में था। बहुमत मिला दूसरे मुद्दों पर, बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को गवर्नेंस पर, सुशासन पर, राम मंदिर का एक मुद्दा था। तो सिविल कोड पर कभी वोट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब चूंकि उसके एजेंडे में शामिल था तो जाहिर है जब सरकार उसकी बहुमत की बनी, तमाम राज्यों में बनी, तो उसको ये लागू ही करना था। चूँकि इसमें इतनी जटिलताएँ हैं राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में। आप याद कीजिए, जब भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, बड़ा एग्रेसिव भाषण दिया था कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, तो उसके बाद कितना रिएक्शन हुआ था। पंजाब से भी रिएक्शन हुआ, आदिवासियों से भी रिएक्शन हुआ, सब तरफ रिएक्शन हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के दोबारा उन्होंने इसकी चर्चा ही नहीं की अपने किसी भाषण में। अभी कल तक जो लोकसभा तक के भाषण में उन्होंने यूसीसी की चर्चा ही नहीं की। उत्तराखंड चूँकि छोटा राज्य है, विविधताओं की दृष्टि से उतनी विविधताएँ वहाँ नहीं है जितनी भारत में है, तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको वहाँ लागू किया गया। और ऐसा नहीं कि खाली धामी जी ने अपने इनिशिएटिव पर लागू कर दिया गया, ये पार्टी की रीति नीति के तहत एक सोची समझी सुनियोजित योजना के तहत उत्तराखंड का चयन किया गया। वादा गुजरात में भी किया गया था चुनाव में, लेकिन गुजरात में अभी तक उस पर कोई बहुत ज़्यादा पहल नहीं हुई। लेकिन उत्तराखंड में चूँकि विविधताएँ बहुत कम है, थोड़ा जो मुस्लिम आबादी तराई क्षेत्र में है और ट्राइबल आबादी कुछ है, बाकी एक थोड़ा एक जैसा समाज है, तो वहाँ आसानी की दृष्टि। अब ये इसका क्या असर पड़ेगा
कितना विरोध होगा, किस तरह का विरोध होगा, ये टेस्ट केस के तौर पर इसको लागू किया गया है। उसके बाद फिर और अन्य राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वो एक एक करके जहाँ कम विविधताएं हैं वहाँ इसको लागू किया। तो लागू तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्योंकि उसका एजेंडा है, और निश्चित रूप से फिर केंद्रीय स्तर पर भी लागू करेगी। अब आदिवासियों को अगर आप छोड़ देते हैं, अभी उत्तराखंड में भी आदिवासियों को आपने छोड़ दिया, राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासियों को छोड़ देंगे, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह जाएगा? फिर तो यही होगा ना कि आपने टारगेट किया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, क्यों आपने आदिवासियों को छोड़ दिया। सिखों को भी आश्वासन दे रहे हैं कि आपको भी हम इसमें एग्जम्पशन दे देंगे। क्रिश्चियंस का उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा विरोध है नहीं, क्योंकि उनके नियम शायद वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज में सब प्रोग्रेसिव हैं, वहाँ इतना जेंडर जस्टिस सवाल नहीं। तो जब आप पिक एंड चूज़ करेंगे, कुछ को रखेंगे कुछ को छोड़ेंगे, तो फिर कहेगा कॉमन सिविल कोड। या तो सबको शामिल करिए और सबको तैयार करिए इसके लिए। अगर आपकी वाकई, क्योंकि बहुविवाह खाली मुसलमानों में नहीं है जी, बहुविवाह तो आदिवासियों में भी है, पूरे पूर्वोत्तर में बहुविवाह है। फिर तमिलनाडु में जिस तरह से मामा भांजी के रिश्तों में शादियां होती हैं उसका क्या होगा, दक्षिण भारत में तो अलग अलग तमाम जटिलताएं हैं। तो ये एक, मुझे लगता है व्यक्तिगत मेरी राय कि अगर सिर्फ लैंगिक न्याय की दृष्टि से अगर देखें महिला अधिकारों को, तो ये अच्छा प्रगतिशील कदम है। तो फिर ये महिला अधिकार सभी समुदायों की महिलाओं को मिलना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि खाली, हालांकि आदिवासियों में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार पहले से ही हैं उन आदिवासी समाज में, ये उसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन बहुविवाह वहाँ भी पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं जी। तो वो एक समस्या वहाँ भी है बहुविवाह वाली। तो इस तरह मुझे लगता है कि इसको जब तक, अगर आप वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं तो इसका कोई रास्ता ऐसे निकालना पड़ेगा कि इसमें सब शामिल हों, स्वेच्छा से शामिल हों, और जो सवाल उठ रहे हैं उनका निराकरण किया जाए, बजाय ये कि उस पर राजनीति करके कि नहीं हम तो करेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। उस भाव से लाएंगे तो विरोध होगा तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। रामकृपाल सर के पास मैं चलता हूँ। सर, जो बात आई वही, क्या सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्योंकि ये जितनी जटिल प्रक्रिया है, जब प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था तब भी हमने चर्चा की थी, और उसमें जो 2 सवाल उठे, पूर्वोत्तर बीच में जहाँ आदिवासी रहते हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, स्पेसिफिक चीज़ पर नहीं, मैं कुछ जी, अगर आप देखेंगे इस धरती पर मनुष्य का जो विकास हुआ है, ज़्यादा नहीं, हम मानवाधिकार की बात करते हैं। मानवाधिकार कोई अचानक से नहीं आ गया है। अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी का अध्ययन करें तो देखेंगे कि हॉब्स पहला व्यक्ति था जो एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक था, यानी सब कुछ राजा का है, तुम्हारी जान संपत्ति सब कुछ राजा का है। हॉब्स एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक था, राजतंत्र सब कुछ राजा का है। हॉब्स के बाद जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक ने कहा कि सब कुछ राजा का है, ठीक है, लेकिन जान राजा की नहीं हो सकती, क्योंकि पैदा हमें राजा ने नहीं किया है। हॉब्स के बाद जॉन लॉक आता है जो कहता है, और जानते हैं एक शब्द जो आया था जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने जब राष्ट्र संघ में भाषण दिया था तो कहा था, इनएलिएनेबल राइट्स, अनपहरणीय अधिकार। जीवन जो है इसका अपहरण कोई भी राजा नहीं कर सकता, अनपहरणीय अधिकार उसने कहा था, सिर्फ लाइफ को छोड़ दो बाकी सब है। उसके बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रूसो, वो कहता है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है। मेरा कहने का मतलब है कि क्रमिक आगे फिर आया लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो गांधी ने कहा कि तब तो एक ऐसा होगा, एक बच्चा अगर डूब रहा है तालाब में, मैं चला जा रहा हूँ जलेबी खाते हुए, मूंगफली खाते हुए, ठीक है, वो अपना लिव एंड लेट लिव, वो अपना निकले बाहर, मुझसे क्या मतलब है। तो गांधी इससे आगे बढ़ के कहते हैं कि नो, ट्रस्टीशिप है, मैं तुम्हारे लिए जीऊँ, तुम मेरे लिए जियो। मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे कानून और ये सारी चीज़ें बदलती हैं, बचती हैं। इसको हम 2 तरह से कहते हैं, समाज में 2 तरह का परिवर्तन होता है। एक होता है ओवरथ्रो, जिसको कहते हैं ना सत्ता पलट जी। एक होता है विदरिंग अवे, जैसे सांप की केचुल जितनी नई आएगी उतनी ही पुरानी ऊपर से निकलती है। आपके नाखून में अगर चोट लग जाएगी तो वो धीरे 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 ऊपर जाएगा। समाज में जिस तरह से आर्थिक और सामाजिक बदलाव होते हैं उसी तरह से अधिकार का वो होता है। एक ज़माने में
हरिजन वोट देता था उसका कोई मतलब नहीं होता था, खाली क्या है साहब, हमको गरीबी तो हमारी नियत की देन है। मार्क्स ने पहली बार कहा कि गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, इंसानों की बनाई हुई चीज़ है और इंसानी से ख़त्म करेगा। कहने का अर्थ ये है कि यूसीसी को बहुत सोच समझ करके हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय फंडामेंटल राइट की तरह नहीं दिया, उसको नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया। उन्होंने जाना कि धीरे 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 ये समाज बढ़ेगा, लेकिन इसे लागू करना है। तो इन टोटो न सही, मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट शुरू कर रहा है जहाँ भी है, कोई चीज़ एक अच्छी शुरुआत हो रही है, उसमें फिर देखा जाएगा। आप देखिए चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या हुआ, क्या उससे रुक गया? सती प्रथा, ये सब क्या रुक गया पूरी तरह से? बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, लेकिन पानी को आप गर्म ही नहीं करेंगे कि चूंकि ये तो 5 डिग्री में भाप बनता ही नहीं है इसलिए गर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक वेलकम स्टेप है और मैं आज आपको बताता हूँ, मैं आशावादी हूँ। धीरे धीरे जो विनोद भाई ने कहा सारी चीज़ें, सिर्फ एक है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मनुष्य, ये नेचुरल जस्टिस है, मनुष्य चाहे वो औरत है पुरुष है, उसकी बराबरी को, कोई गैर बराबरी में अगर कोई कानून बदल रहा है तो उसे देर सवेर जाना ही है। कोई भी, हम आज की तारीख में किसी सदी में ये नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग कानून हो, धीरे धीरे होगा। लेकिन जो बहुत पिछड़े हुए, जैसे मैंने कहा, जहाँ शिक्षा का अभाव है, ट्राइबल हैं, उनको अगर थोड़े समय के लिए एक छूट दी जाती है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही दिल्ली में हौज खास और खजूरी खास दोनों के बिल्कुल अलग अलग वो सर्कल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ कैसे एक कानून है, हौज खास के लिए भी वही कानून है, खजूरी खास के लिए भी वही कानून है, बिल्कुल डिफरेंट है सब। तो मेरा कहना है कि एक शुरुआत है, ये भी मैं मानता हूँ कि इसको इकट्ठा लागू करना, क्योंकि ये यूसेज है, एक आदि आप हो गए हैं। लेकिन एक वाक्य कह के ख़त्म करूँगा। आप देखिए विज्ञान में, देखिए कोई भी अगर आपका बॉडी का ट्रांसप्लांट होता है, कोई नया ऑर्गन लगाया जाता है, पूरी शरीर की इम्यूनिटी उसको मानती है एक दुश्मन आ गया है, और इसीलिए इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन दी जाती है। नेचर का नियम है, साइंस का नियम है, कोई अच्छा परिवर्तन होता है, किसी को ज़िंदगी देने के लिए उसको किडनी अगर ट्रांसप्लांट की जा रही है तो पूरा शरीर मिल करके उसको भगाता है, विरोध करता है। तो विरोध जरूरी नहीं कि विरोध जो हो रहा है इसका मतलब कोई गलत काम हुआ है, होने दीजिए विरोध, लेकिन मनुष्य की चरम स्वतंत्रता इसी में है कि नेचुरल जस्टिस हो, स्त्री पुरुष के संबंध बराबर हैं, चाहे वो ब्याह हो, चाहे जो भी चीज़ें हों। रिचुअल आप अपनी जगह मनाते रहिए, आप ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, फलाना को माने, लेकिन अगर आईपीसी लागू है तो बेसिकली शादी और इनहेरिटेंस दो ही चीज़ें हैं, उत्तराधिकार और शादी। बाकी चीज़ें ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आप मस्जिद मत जाइए, आप मंदिर मत जाइए या फलाना कीजिए। तो मुझे लगता है देर सवेर लागू होगा, और बीजेपी अगर ये कर रही है तो एक अच्छा काम है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। ठीक है, मैं जदीप सर यही जो सवाल जो उन्होंने आखिरी लाइन भी कही, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे विषय को समाप्त किया जाए और एक उसके पूरे का पूरा जोड़ा जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, क्या इस दशक में हम भारत में, राज्यों में एक शुरुआत हम देख रहे हैं, भारत में यूसीसी देख सकेंगे? दूसरा, बंगाल, बरेली, हल्द्वानी 3 तस्वीरें आई और उनको कहीं ना कहीं जोड़ा गया, आधिकारिक बयानों में भी कई चीज़ है कि वो रिपरकशंस उस तरीके से देखे जा रहे हैं। क्या ऐसे मामले फिर और नहीं, या वो और टेंशन बढ़ाने की भी कोशिश होगी? सबसे पहले तो मैं इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले 1 दशक में ये सभी पूरे देश में लागू हो जाएगा या नहीं। प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी, धीमी है, और उत्तराखंड में इसको लागू करने की जो टाइमिंग है वो भी चर्चा का विषय रही है, जिस तरीके से लागू किया। और कहीं ना कहीं से उसके विरोध के स्वर आएंगे, क्योंकि विरोध स्वर लागू होने से पहले भी आ रहे थे, तो लागू होने के बाद विरोध होने में कोई आश्चर्य नहीं है। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि व्यापक तौर पर फिर भी ठीक ही रहा है। कुछ घटनाएं हुई हैं जो चिंताजनक हैं, लेकिन इसके मूल में क्या है? इसके मूल में ये है कि अगर एक ही देश में नागरिक अपने धर्म के आधार पर अपने रहने की संहिता बना लें तो वो ठीक नहीं है। राष्ट्र के आधार पर संहिता होनी चाहिए, और गड़बड़ सारी वहीं से शुरू हुई है। संहिता बनी है नागरिकों के लिए, और उसको जब धर्म और मजहब से जोड़ दिया गया तो उसके घालमेल ने इस विषय को और अधिक जटिल बना दिया। और मुझे लगता है कि मानवीय विकास के क्रम से लेकर रामकृपाल जी ने और जो विनोद जी ने विशद व्याख्या की है, अवधेश जी भी बोल चुके हैं,
ये बहुत जटिल विषय ही है और उस जटिलता को आसान करने के लिए उतना ही लंबा वक्त भी लगने वाला है। ये एक झटके में लागू होकर एक झटके में ही सभी जगह प्रभावशील हो जाने वाला कानून है भी नहीं। अभी तो विधानसभा में पारित हुआ है उत्तराखंड की भी। जब ये ज़मीन पर आएगा, इस तरह के मामले आएंगे, उस तरह के मामलों में पेचीदगियाँ आएंगी, लोग चाहें, कानून तो देश में वैसे भी कई सारे हैं, क्या सारे कानूनों का पालन हो जाता है? लाल बत्ती पार नहीं करनी है ये तो कानून है, उस पर जुर्माना भी, फिर भी लोग लाल बत्ती पार करते हैं। हेलमेट लगाना आवश्यक है। आप किसी की हत्या कर देंगे तो 302 में आपको सजा हो जाएगी, फांसी की भी हो सकती है, उम्र कैद भी, फिर भी लोग हत्या तो कर ही देते हैं ना। कानून इसलिए बना होता है कि हम नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए, ये देश का कानून कह रहा है। तो कानूनी तौर पर सभी लोग एक समान हैं। और उसमें खास तौर पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित करने लायक है, जो विनोद जी ने कही कि अगर उसमें लैंगिक समानता पर ज़्यादा जोर देकर जो विषमता सदियों से चली आ रही है उसको दूर करने की कोशिश है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैं अवधेश जी की बात को जरूर लाना चाहूँगा कि भारत में शुरू से ही तमाम कुरीतियों और बुराइयों से खुद ही लड़ने की क्षमता रही है। समाज के भीतर से ही लोग निकलते हैं, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर हो, चाहे हमने जितने भी आप समाज सुधारक ले लीजिए, वो अंदर से आए और उन्होंने खुद अपने अंदर की कुरीतियों का विरोध किया। अगर अन्य समाजों में ऐसा नहीं हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन कुरीतियों को अपनी शान का विषय समझ लेना उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन कुरीतियों से, उन कुप्रथाओं से, उन बुराइयों से लड़े बगैर कोई भी समाज विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। बहुविवाह हम समाज लड़ता रहा, सती प्रथा कितनी खराब प्रथा, और समाज का हिस्सा मान लेना, शान मान लेना, समाज की शान से उसको जोड़ लेना, हमारे ही समाज में हुआ ना। लेकिन हमारे ही समाज में लोग लड़े, हमारे ही समाज में कानून बना, हमारे तो ये जब शुरुआत हुई थी तब समाज में क्या स्थिति थी? कीचड़ फेंक कर और समाज से बहिष्कृत कर इन सारे समाज सुधारकों को दरकिनार नहीं किया गया था, किया गया था। तब समाज सुधारक लड़ रहे थे, आज सरकार लड़ रही है। हमको बात कुरीतियों की करनी चाहिए, इसको मजहब से जोड़ने की बजाय। समाज सुधार की कोई भी प्रक्रिया जो मनुष्य के विकास के और अग्रसर होती है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इसी तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भारतीय समाज की बात कह रहे थे अवधेश जी, मैं उससे सहमत हूँ। उसमें धर्म और जाति को परे रखकर हमको ये सोचना चाहिए कि हमने खुद एक बहुत ही सभ्य और विकसित समाज के रूप में, जिस पर हमको गर्व होता है, हजारों साल पुरानी सभ्यता के रूप में खुद को प्रतिष्ठित करते हैं, वहाँ से वो धारा जब बही तो उसमें जैसे नदी चलती है और उसमें कुछ गंदे नाले भी आ मिलते हैं, वैसे ही गंदे नाले, कुरीतियाँ, कुप्रथाएं समाज के विकास के साथ साथ अलग अलग छोटे घटकों में आ गई। उन कुरीतियों से, उस सती प्रथा से, घूंघट प्रथा से, बहुविवाह से हम लड़े ना। हमारा कानून इजाज़त नहीं देता है ना कि भाई आप कर लो बहुविवाह। ऐसा ही सभी समाजों के लिए अगर बेहतरी का कार्य हो रहा है तो उसको मजहब से जोड़कर वही लोग देख रहे हैं जिनका दरअसल उसमें स्वार्थ है मजहबी, समाज को विभक्त रखने में, लोगों को गुमराह करने में। हमें तो आह्वान ये करने चाहिए कि सारे ही समाज उत्तरोत्तर उस विकास की ओर अग्रसर हों जो मनुष्य का विकास है, वो धर्म का नहीं है, वो मनुष्य का विकास है। उसको जाति और धर्म से जोड़ ही वो लोग रहे हैं जिनका निहित स्वार्थ दरअसल उसी दलदल में फंसाए रखकर अपने स्वार्थों को पूरा करने का, ये उसकी कुल मिलाकर हम देखें तो व्यापकता है। एक चीज जैसे जो बहुविवाह है इस्लाम में जिसका इजाज़त है, उसका जो आधार है वो आधार आज अप्रासंगिक हो चुका है। आधार उसका ये था कि जिस वक्त अरब में ये इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ तो लड़ाइयाँ बहुत होती थी। उन लड़ाइयों में मर्द मारे जाते थे, औरतें विधवा होती थी। तो ये अधिकार इसलिए दिया गया कि वो आप एक 4 शादी करके उन औरतों को संरक्षण दें जो निराश्रित हो गई हैं, ताकि वो उनका शोषण दैहिक और वो ना हो सके। वो उस समय का आधार था, मध्यकालीन उस दुनिया का। आज वो आधार नहीं है, तो इसलिए वो मतलब उसका बुनियाद उसकी ख़त्म हो चुकी है, नंबर 1। दूसरा लेकिन एक बड़ा जटिल है प्रश्न, ये सारे सवालों में विचार किया जाना चाहिए बजाय फिक्स माइंड होगी। जैसे इस्लाम में जो उत्तराधिकार है, जो संपत्ति का बंटवारा है, जैसे हमारे यहाँ जो हिंदू कानून में बराबर बराबर कर दिया, अगर 2 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं तो 4 हिस्से हो जाएंगे। वहाँ जो 1/3 है वो लड़की को मिलता है, 2/3 लड़के को मिलता है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि माँ बाप के पालन पोषण की जिम्मेदारी लड़के पर बाकायदा डाली गई है कि आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आपको ओल्ड एज होम में कोई मुस्लिम नहीं मिलता है, हिंदू बहुत मिल जाएंगे ओल्ड एज होम में। तो ये एक उनके समाज का एक पक्ष है। ये भी इन सब पक्षों को ध्यान में रख करके अगर कानून लाया जाएगा तो ज़्यादा स्वीकार्य होगा, मेरा ये कहने का मतलब है, बजाय ये कि चूँकि हिंदुओं में 4 शादियाँ नहीं होती हैं तो मुसलमानों में क्यों हों, या उनके यहाँ 4। तो कोई भी
हाँ, ये सवाल जो है सवाल ही नहीं सवाल जी। वो जो रिएक्शन वाला मामला है, रिएक्शन में ना हो करके जैसा हम लोग एक सुधार की दृष्टि से हो, और उस समाज से लोगों को तैयार भी करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अगर ये सारी कुप्रथाएं दूर हुई तो उसके पहले बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर के और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, शरदचंद्र, हाँ, एक लंबी परंपरा रही जिसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जैसा जयदीप जी कह रहे हैं हम लोग कि ये प्रक्रिया है और सही दिशा में चले, इस देश के हित में भी और समाज के हित में भी। ठीक है। और जैसा आप सभी ने कहा, बात यही है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कहाँ हिस्सा कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि जहाँ समाज में कमी रह गई, जहाँ कुरीतियाँ रह गई, वो कैसे बराबर हों और एक इंसान के तौर पर हम सब कैसे बराबर हों। बहस शुरू ही है, कई सारे सवाल हैं जो आगे भी आएंगे। आपके मन में भी जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमको ज़रूर बताएं ताकि हम उसे चर्चा में शामिल कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस चर्चा को देखा, अपना पूरा का पूरा समय दिया इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी जानकारी में वाजिब सवालों की फेहरिस्त में इजाफा हो सके। ज़रूर शेयर करें और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।